हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। आपके इस चैनल पर यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस की प्रिपरेशन कर रहा है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी इस पे जो क्लासेस चलेंगी वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से चल रही हैं। तो जिससे भी अगर इसकी तैयारी करना है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और आगे भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। ठीक है, आपके ऑप्शन है असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। देखिए ये आपके राज्य दे रखे हैं असम, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक। और जो ये बिहू, भरतनाट्यम, लावणी और कथक है ये आपके वहाँ के क्या है नृत्य दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा राइट है, कौन सा सही दे रखा है। तो आपका जो असम है, असम और बिहू ये आपका राइट दे रखा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो आपका बिहू लोक नृत्य है वो कहाँ का है, असम का है। ये क्या है बिहू आपका, ये बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है, तो ये राइट दे रखा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो भरतनाट्यम है वो उड़ीसा का नहीं, ये कहाँ का है, ये जो है शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, तमिलनाडु का है। और जो आपका लावणी है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। और जो कथक है ये आपका यूपी का है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का है, शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, असम बिहू। ठीक है, क्योंकि यही सही दे रखा है, बाकी जो है गलत मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। देखिए जो मधुबनी पेंटिंग होती है तो उसको बनाने के लिए किस रंगों का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, या फिर अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। ठीक है, तो जो मधुबनी चित्र है, जो पेंटिंग होती है उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक है, और भी क्या है हम इसमें यूज़ करते हैं, हल्दी यूज़ करते हैं, नील यूज़ करते हैं, तथा पेड़ पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का भी यूज़ करते हैं मधुबनी चित्रों को बनाने में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लें कि मधुबनी जो है चित्रकला शैली कहाँ प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये आपकी बिहार के लिए प्रसिद्ध, बिहार में प्रचलित है। ठीक, कहाँ प्रचलित है, बिहार में प्रचलित है, बिहार के मिथिलांचल में प्रचलित है। याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिलांचल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है कि वायु, तालाब, जल और मृदा में पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण आपका है तालाब, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाए। क्यों, देखिए इसमें क्या है, जो प्लैंकटन या छोटे छोटे पादप उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं इसमें, जो तालाब में देखिए छोटे छोटे पादप उत्पादक होते हैं, और क्या मछलियाँ या जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और तथा बड़ी मछलियाँ द्वितीय उपभोक्ता होती हैं। मतलब कि जो इसमें सब कुछ पाया जा रहा है, मतलब कि छोटे पादप पाए जो उत्पादक होते हैं, छोटी मछलियाँ पाई जा रही हैं जो कि उपभोक्ता का कार्य करते हैं, और जो बड़ी मछलियाँ वो क्या आपके तृतीय उपभोक्ता है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, तालाब। ठीक है, और जबकि क्या वायु, जल और मृदा में मतलब पारिस्थितिकी तंत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तालाब। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा सही मिला हुआ नहीं है। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, भारत वन्य जीव संस्थान देहरादून, ठीक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा। देखिए इसमें आप देखिए जो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है ये आपका बेंगलुरु में पड़ता है, तो ये तो राइट हो गया। ठीक, भारत वन्य जीव संस्थान भी आपका देहरादून में पड़ता है। ठीक है, ये भी राइट हो गया। आप क्या है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये आपका कोलकाता में नहीं पड़ता है, ये कहाँ आपका पड़ता है, भोपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भोपाल में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो कोलकाता में नहीं भोपाल में पड़ता है। भोपाल आपका कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है,
क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में पड़ता है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? आपको बताना है मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सौर मंडल में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो आपका पर्यावरण अध्ययन का घटक सौर मंडल नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? सौर मंडल नहीं, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सौर मंडल। बल्कि जबकि मानव, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, पेड़ पौधे, ये क्या है? पर्यावरण अध्ययन के घटक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर या इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ रहे थे चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी, उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो है वहाँ के जब पेड़ों को काटा जा रहा था, तो वहाँ की जो औरतें थीं वो पेड़ों से चिपक गई थी और उन्हें कहा पहले मुझे काटना पड़ेगा फिर जंगल को। ठीक है, तभी से इसका नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार के बायोम यानी कि प्राकृतिक परिवेश में अब घटक बहुत तीव्रता और दक्षता से कार्य करते हैं? आपको बताना है किस प्राकृतिक परिवेश में अब घटक बहुत तीव्रता और दक्षता से कार्य करते हैं। टुंड्रा में, सवाना में या मरुस्थल में या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो जो आपके अपघटक हैं वो जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में बहुत ही तीव्रता और दक्षता से कार्य करते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जो अपघटक के विकास में आदर्श परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। ठीक, और यहाँ क्या यहाँ जो है क्या जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या सर्वाधिक जैव विविधता आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? आपको बताना है कि हाथी, सांप, शेर, बकरी में कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो जो आपका सांप है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सांप। और जबकि आपका जो हाथी है ये आपका प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आता है। और जो शेर है ये आपका तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आता है। और जो है बकरी है ये क्या? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि पर्यावरण का दुश्मन या बोले पर्यावरण का आतंकवादी किस वृक्ष को बोलते हैं? अशोक को, कीकर को, टीक को या यूकेलिप्टस? ठीक है, तो देखिए जो पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी यूकेलिप्टस को बोलती है, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्यों इसको ये है पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी बोलते हैं? क्योंकि जहाँ पे ये पेड़ होता है ये क्या करता है? अपने आसपास का सारा पानी खींच लेता है। ठीक है, जो यूकेलिप्टस है वो अपने आसपास का सारा पानी खींच लेता है, जिससे कि उसके जो हमारी जो वनस्पतियाँ होती हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, वो ग्रो नहीं कर पाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? आपको बताना है गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या पश्चिम बंगाल में? तो जो आपका गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है वो आपका पड़ता है तमिलनाडु में, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा तमिलनाडु। बेसल संधि का तात्पर्य है, आपको बताना है बेसल संधि का तात्पर्य बताना है कि बेसल संधि किस लिए की गई थी, ये समझौता था, ये कहाँ पे किस लिए किया गया था? हानिकारक उत्पादों के अंतर्देशीय प्रभाव पर नियंत्रण या जैव विविधता का संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी बेसल संधि थी इसका तात्पर्य यह था हानिकारक उत्पादों के अंतर्देशीय प्रवाह
पर नियंत्रण, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हानिकारक उत्पादों के अंतर्देशीय प्रभाव पर नियंत्रण। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये समझौता कब हुआ, तो ये समझौता हुआ था 1989 में। ठीक, कब हुआ था, 1989 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में, जो आपका बेसल क्या एक शहर है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में। ठीक है, बेसल क्या है, शहर है, कहाँ का, स्विट्जरलैंड का, वहीं पे ये समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1989 में। इसमें क्या था, इस संधि द्वारा ये था कि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन कम करना तथा उसका निपटारा करना। ठीक, इस संधि में क्या था, जो भी मतलब क्या वो अपशिष्ट पदार्थ, जो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या है, उनका उत्पादन कम करना था और उनका निवारण करना था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है। आपको बताना है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में कौन सा ऊष्मायन का कारण है। ठीक है, ऊष्मायन क्या होता है, देखिए इसमें ऊष्मायन ये होता है, इसमें क्या है, इसमें धरती के साथ साथ वायुमंडल भी गर्म हो जाता है और इसका कारण है वायु प्रदूषण, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ही विश्व ऊष्मायन का कारण बनता है। कैसे, जो हमारी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ठीक, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे कि वैश्विक ऊष्मायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कौन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे कि वैश्विक ऊष्मायन की समस्या आती है और इसमें क्या होता है, धरती के साथ साथ वायुमंडल भी गर्म हो जाता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण किस रोग का कारण हो सकता है। देखिए, जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें अगर वो पृथ्वी पर आ जाए तो कौन सा रोग होगा, ये आपको बताना है। यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, या मुख्य कैंसर का, या त्वचीय कैंसर का। तो पराबैंगनी जो किरणें होती है वो जो है त्वचीय कैंसर को बढ़ावा देती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, त्वचीय कैंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और क्या कहते हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको रोकने का काम कौन सा मंडल कर रहा है, कौन सी परत कर रही है। देखिए, हमारे जो है वायुमंडल 5 परतें पाई जाती है, एक तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, 5 जो है मंडल पाए जाते हैं। और समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, ओजोन परत। ठीक, वो जो ओजोन परत है वो क्या करती है, जो सूर्य से पराबैंगनी विकिरण आती है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण आती है, उनको वो रोकती है। ठीक है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो उससे इसीलिए ओजोन परत को क्या जीवनदायिनी परत भी बोलते हैं। अगर वो इसका क्षरण होता रहेगा तो पराबैंगनी जो किरणें पृथ्वी पर आएंगे, जिससे क्या है, त्वचा कैंसर होंगे। ठीक है, इसलिए हमको जो है पराबैंगनी जो हमारी ओजोन परत है उसका क्षरण नहीं करना चाहिए। इसलिए जो उस गैस के लिए जिम्मेदार है, जो जिससे क्षरण हो रहा है, हमको उस गैसों का उत्पादन कम करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ पे होता है, उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, या उत्तरी घाट। देखिए, जो आपका भूस्खलन है वो एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र में होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हिमालय। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है, वृक्ष विलय वृद्धि से, या फिर आइस कोर से, या इवोपोराइट निक्षेप से, या जीवाश्म पराग से। तो आपको जो क्रायोजेनिक संकेतक है वो आपका आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। नहीं, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आइस कोर। ठीक है, ये आपके 15 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको आगे कैसे क्वेश्चन चाहिए वो भी मुझे कमेंट करिएगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।